Hello friends, my name is Mahindra. बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये वीडियो में हम लोग आप जो CS प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम आ रहा है, कब आ रहा है सर? ये कुछ 20 तारीख को एग्ज़ाम आ रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 30 मार्क्स का जो इनकम टैक्स है उसका मैं पूरा आपको इन डिटेल रिवीजन देने वाला हूँ। फ्रॉम मॉड्यूल एंड फ्रॉम माय नोट्स दोनों यूज़ करूँगा और आपको इतना अश्योर करा दूंगा कि ये 30 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। आज का वीडियो बहुत छोटा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ कौन सा पार्ट कवर कर रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट आएंगे ताकि आप क्या कर सको, बीच बीच में से कहीं पे भी देख सको। मतलब आपने कुछ सिलेबस पढ़ा, भी थोड़ा ब्रेक चाहिए तो ब्रेक मत लो, ब्रेक 2 मिनट का ले लो और उसके बाद क्या करो, 10 मिनट का एक वीडियो देख लो जिसमें आपका समझो ये 10-15 मिनट का वीडियो देख रहे हो उसमें ये इतना पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ऐसे करके ट्रांसफ़र प्राइसिंग कल आपको मिल जाएगा पहला पार्ट, ट्रांसफ़र प्राइसिंग का दूसरा पार्ट परसों मिल जाएगा, कल इसके सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा। मतलब कुछ और 2-4 टॉपिक फटाफट कर लेंगे। पोएम का कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ प्रोफेशनल वालों के लिए, खास करके प्रोफेशनल वालों के लिए, जिसमें 2 चैप्टर हम लोग ने ऑलरेडी किए हुए हैं रिवीजन मॉड्यूल से बहुत अच्छे से। एक तो गार जो चैप्टर है ना, गार वर्सेस सार, जिसको गार वाला चैप्टर ना, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, वो बहुत अच्छे से किया हुआ है। उसके पीछे थोड़ा सा नॉइस है, थोड़ा सा हल्का सा ठक ठक वाला नॉइस है, कुछ रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वो नॉइस थोड़ा सा अवॉइड कर लेना। वो बहुत अच्छा लेक्चर है, आपको उसके बाद गार में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो कंसेप्ट अगर वो आपने 1 घंटे का गार का वीडियो रिवीजन कर लिया और क्वेश्चंस देख लिए, क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं गार के क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। तो अगर आप उतना कर लेते हो ना तो गार में आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में। और दूसरा एक टैक्स अवॉइडेंस टैक्स प्लानिंग वाला जो चैप्टर है ना, पहला वाला ही आपका, वो भी किया हुआ है। तो वो दोनों वीडियो तो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके अभी आप क्या करो देख लो। अभी से मैं डेली लग जाता हूँ। मेरा एक्चुअली प्लान था पहले से कराने का, पर पहले मेरा ऐसा प्लान था पूरा मैराथन आपको दे दूंगा, बट वो कुछ ना कुछ वजह से नहीं हो पा रहा था मेरा। जून 22 और मई 22 के रिकॉर्डिंग की वजह से एक्चुअली, और बीच में कुछ बीमार हो गया तो मैं बुखार वगैरह, तो छोड़ो जाने दो। सबसे पहले आते हैं ये चैप्टर में हमें क्या देखना है। तो सबसे पहले ये लेक्चर में हम लोग को स्लम सेल देखना है। यहाँ पे स्लम सेल का मतलब क्या होता है सब समझेंगे। कौन कौन सा ये चैप्टर में सेक्शंस आएंगे वो भी हम लोग देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देख लेंगे। स्लम सेल, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन। स्लम सेल का मतलब क्या होता है? देखो, स्लम सेल का डेफिनेशन तो 240C में दिया हुआ है जो कि ठीक है, पर स्लम सेल का टैक्सेशन कहाँ दिया हुआ है? स्लम सेल का टैक्सेशन दिया हुआ है सेक्शन नंबर 50B में। तो सबसे पहले मैं सेक्शन नंबर 50B के ऊपर आके आपको पूरा ये चीज़ें अच्छे से समझाता हूँ। अगर ये चीज़ आपको समझ गई, ये आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में रेफर कर सको। इतना ही है स्लम सेल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा। इतना आपको समझ पड़ गया तो आपको स्लम सेल का क्या होता है वो पता है। स्लम सेल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। कैपिटल गेन कब लगता है? जब हम अपना कोई भी कैपिटल असेट का ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल असेट का मतलब मीनिंग दिया हुआ है कैपिटल गेन चैप्टर में, ट्रांसफर का मीनिंग दिया हुआ है, मतलब एक तरीके से बेचना। और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, एक तरीके से बेचना। तो इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल असेट का ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन लगता है, करेक्ट है। तो सर स्लम सेल का मतलब क्या होता है? स्लम सेल का मतलब आप एक एक इंडिविजुअल असेट नहीं बेच रहे हो, आप पूरा का पूरा अंडरटेकिंग ही ट्रांसफर कर देते हो। मतलब सर, अमूल लिमिटेड करके एक कंपनी है, अमूल कंपनी है, पता है? उसमें समझो बहुत सारे सेगमेंट है, अमूल चीज़ है, अमूल बटर है, अमूल मिल्क है। तो अमूल वाले ने अगर अपनी ज़मीन बेची, लैंड बेची, या अगर अपना कोई मशीनरी बेचा तो कैपिटल गेन लगेगा। अब उसने वो नहीं किया, उसने पूरा कोई अमूल मिल्क करके सेगमेंट है, अंडरटेकिंग है, वही पूरा बेच दिया। रिलायंस का एग्जांपल ले लो। रिलायंस अपना एक एक असेट ना बेच के, रिलायंस क्या बेच रहा है? रिलायंस पूरा का पूरा अंडरटेकिंग ही बेच देता है। अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? रिलायंस का कोई जियो ही बेच देता है, समझे, या रिलायंस फ्रेश ही बेच देता है, या जो रिलायंस मार्ट ही बेच देता है। कोई भी एक अंडरटेकिंग बेच रहा है विदाउट असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू इंडिविजुअल असेट। तो स्लम सेल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एंटायर अंडरटेकिंग विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू इंडिविजुअल असेट, तो उसको स्लम सेल बोला जाएगा। सर कंप्यूटेशन का फॉर्मेट क्या होगा ये बताओ, ये काम की चीज़ है। देखो,
कैपिटल गेन का कंपटीशन कैसे होता है, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल प्राइस बोलते हैं। ये रिवीजन लेक्चर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा फटाफट जा रहा हूँ, एक एक चीज में जाऊंगा, आपका ही नुकसान है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेने का, जब अंडरटेकिंग ट्रांसफर हुआ तो जो सर लमसम पैसा मिला है वो अंडरटेकिंग बेचने के बाद 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ जो भी आपको पूरा उसके सामने लमसम कंसिडरेशन मिला है वो आपका क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस को क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है, जो कि हमेशा कैपिटल गेन में होता है। तो नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लमसम कंसिडरेशन जो पैसा मिला उसको ले लो, उसमें से कुछ ट्रांसफर सेल करने का कुछ खर्चा हुआ है तो वो रिड्यूस कर दो, आपका आ गया नेट कंसिडरेशन। उसमें से आपको रिड्यूस करना है, क्या रिड्यूस करना है सर, कॉस्ट को रिड्यूस कर देना है जो कि कैपिटल गेन में किया जाता है। तो सर यहां पे कॉस्ट क्या होगा, तो सर कॉस्ट होगा नेटवर्थ। कॉस्ट क्या होगा सर, नेटवर्थ कॉस्ट होगा। तो नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, नीचे दिया हुआ है नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जो आपका नेट कंसिडरेशन में से नेटवर्थ जब रिड्यूस कर दोगे तो या तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। सर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पता कैसे चलेगा, अगर ये अंडरटेकिंग को 3 साल या उससे ज्यादा यूज किया रहेगा तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल होगा, और उससे कम आपने काम किया रहेगा तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। 36 महीना या 3 साल आपको क्या करना है, याद रखना है। स्लम सेल का मतलब क्या होता है, स्लम सेल का सर मतलब होता है आपने क्या किया, अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर दिया विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू इंडिविजुअल एसेट। करेक्ट है सर। कंप्यूटेशन कैसे होगा, कुछ नहीं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट कर दो, बस इतना ही तो कंप्यूटेशन है। सेलिंग प्राइस जो लमसम कंसिडरेशन आया वो ले लो, उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस कुछ लेस कर दो, उसमें से नेटवर्थ को रिड्यूस कर दो। अभी सर नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, तो नेटवर्थ का मतलब है आपका असेट माइनस लाइबिलिटी। असेट माइनस लाइबिलिटी आपका क्या होगा, नेटवर्थ होगा। तो सर असेट कि कौन सी वैल्यू पे लेने का, तो देखो कितने टाइप के एसेट हो सकते हैं, 2 तरीके के एसेट हो सकते हैं, या तो डेप्रिशिएबल एसेट हो सकते हैं या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो सकते हैं। तो जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, जो भी आपके डेप्रिशिएबल एसेट है वो WDV पे लेना है, क्योंकि डेप्रिशिएशन को रिड्यूस करने के बाद ही आपका WDV आता है। करेक्ट है। और जितने भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, मतलब ऐसे एसेट जिसके ऊपर डेप्रिशिएशन नहीं लगता, जैसे कि लैंड है, उसको आपको बुक वैल्यू पे लेना है, और लाइबिलिटी को आपको क्या लेना है, बुक वैल्यू पे लेना है। तो जो असेट है इसमें 2 क्लासिफिकेशन होंगे। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होगा सर, पहला डेप्रिशिएबल, दूसरा नॉन डेप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल आपको किसके ऊपर लेना है, डेप्रिशिएबल असेट आपको WDV पे लेना है, नॉन डेप्रिशिएबल को बुक वैल्यू पे लेना है, क्वेश्चन करेंगे, और लाइबिलिटी को भी आपको बुक वैल्यू पे लेना है। तो आपका नेटवर्थ आ गया, असेट को ऐड कर दो, लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दो, आपका नेटवर्थ आ गया। वो यहां पे अमाउंट डाल देना, यहां पे ऊपर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लमसम अमाउंट डाल देना, आपका आंसर आ गया। करेक्ट है। पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट, रीवैल्यूएशन का जो इफेक्ट है वो आपको इग्नोर करना है। जैसे कि ऐसा बोला कि जब लैंड खरीदा था उसका कॉस्ट क्या था सर, 10 लाख रुपया कॉस्ट था, पर अभी जब खरीदा तभी 10 लाख था, अभी लैंड का वैल्यू कितना है, उसको रीवैल्यू करके 16 लाख कर दिया, मतलब 6 लाख का रीवैल्यूएशन कर दिया। तो यहां पे जब हम असेट में नॉन डेप्रिशिएबल असेट लेंगे तब यहाँ पे 16 लाख नहीं लेंगे, वह यहाँ पे बुक वैल्यू 16 लाख है, पर 16 लाख नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 10 लाख लेंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन को क्या करना है, इग्नोर करना है। सेकेंड पॉइंट, अगर नेटवर्थ ऑफ अंडरटेकिंग नेगेटिव आता है, ये वाला जो अमाउंट है नेटवर्थ असेट माइनस लाइबिलिटी अगर नेगेटिव आता है तो वो क्या लिया जाएगा, निल लिया जाएगा। उसका रीजन क्या है सर, यहाँ पे अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो कैलकुलेशन कैसे होगा। करेक्ट है, वो पॉजिटिव माइनस माइनस करके ऐड थोड़ी करेंगे। तो अगर नेटवर्थ नेगेटिव आ जाएगा तो उसको क्या लेना है, निल लेना है। अगर अंडरटेकिंग 3 साल से ज्यादा हेल्ड किया है, 3 साल से ज्यादा किया है तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। 3 साल याद रखना है आपको। और 5वां पॉइंट क्या है, इंडेक्सेशन यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होता है तो उसको इंडेक्सेशन जो करना होता है ना, तो यहाँ पे अपने को क्या नहीं करना, इंडेक्सेशन नहीं करना है, नॉर्मल कॉस्ट ही लेना है। मतलब उसको कुछ भी इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं एडजस्ट करना है। क्वेश्चन में जानबूझ के कंफ्यूज करेगा, वो आपको क्या बोलेगा कि इतना इंडेक्स नंबर ये साल का है, ये साल का इतना इंडेक्स नंबर है। आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना, जो कॉस्ट है वैसे ही लेना है।
स्लम सेल का कंसेप्ट खत्म हुआ। तो स्लम सेल का मतलब क्या है कि आप पूरा अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर रहे हो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में लमसम वैल्यू लेना है, ट्रांसफर एक्सपेंस रिड्यूस कर दोगे, नेट कंसिडरेशन आ जाएगा, उसमें से नेटवर्थ को रिड्यूस कर देना है तो कैपिटल गेन आ जाएगा। 3 साल से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, उससे कम तो शॉर्ट टर्म। क्लियर है। नेटवर्थ कैसे निकालेंगे? असेट माइनस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो हमेशा बुक वैल्यू पे लेना है। असेट दो तरीके के होंगे। डेप्रिशिएबल असेट किस पे लेना है सर? डेप्रिशिएबल असेट अपने को लेना है WDV पे, नॉन डेप्रिशिएबल असेट अपने को लेना है बुक वैल्यू पे। करेक्ट है। रीवैल्यूएशन यहाँ पे नहीं होगा। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है नेटवर्थ वो नेगेटिव आ जाए तो नील ले लेना है। अगर 3 साल से ज़्यादा यूज़ किया है तो जो ऊपर बताया लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म। और इंडेक्सेशन जो होगा वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका स्लम सेल खत्म हो जाता है। तो मैं वापस आपके मॉड्यूल पे आ जाता हूँ। जो चीज़ें दी है फटाफट आपको बता देता हूँ, कहाँ पे जो मैंने बताया क्या कहाँ पे दिया है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन दिया है वो भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में बेसिक प्रोविजन लिखा है स्लम सेल का, जो मैंने बताया कंसेप्ट। यहाँ पे जो है 36 महीने वाली बात की है कि अगर 36 मंथ से ज़्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। यहाँ पे नेटवर्थ की बात की है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका नेटवर्थ लिया जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी है कि जो भी असेसी स्लम सेल करता है उसको फॉर्म नंबर 83 कैसे याद रखें, ये देखो, ये जो है ये मैं बहुत फालतू लॉजिक बता रहा हूँ, बच्चों वाला लॉजिक बता रहा हूँ, पप्पू वाला लॉजिक बता रहा हूँ, फिर भी समझ लो। ये देखो, ये 8 है, इसको क्या किया गया, स्लम सेल किया गया, मतलब इसमें से आधा यूनिट को ट्रांसफर कर दिया गया। तो 8 में से ऐसे देखो, 8 ऐसे बनता है ना, आधा यूनिट ट्रांसफर कर दिया तो 8 और 3, फॉर्म नंबर 8। ये बहुत फालतू था पर याद करने के लिए बताया है। 83 में क्या करना पड़ेगा, आपको अपने रिटर्न में बताना पड़ेगा स्लम सेल का डिटेल, और जो CA होगा उसको भी अपने जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि स्लम सेल तभी माना जाएगा जब गोइंग कंसर्न होना जरूरी है, मतलब वो बिजनेस को निकाल दिया आधा, उसके बाद भी वो चलना जरूरी है। गोइंग कंसर्न एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पर क्वेश्चन में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, पर समझ लो मॉड्यूल में दिया है। तो उसके बाद ये नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करने का मैंने आपको बता दिया। फिर रिलेटेड रूल्स दिए हैं, जो आपका वो 83 में तो अपने रिटर्न में दिखाना है, जो CA बताएगा वो कौन से फॉर्म में बताएगा, फॉर्म नंबर 3CEA में डिटेल बताएगा, 3CEA। रिलेटेड फॉर्म यहाँ पे वही दिया है, 3CEA। फिर अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजन विद रिगार्ड टू स्लम सेल, क्या लिखा है, देयर मस्ट बी सेल ऑफ 1 और मोर अंडरटेकिंग, पूरे के पूरे अंडरटेकिंग का सेल होना चाहिए। सेल मस्ट बी फॉर लमसम कंसिडरेशन एंड नॉट इन पार्ट और इन इंस्टॉलमेंट, एक साथ पूरा पैसा आएगा तो ही वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। देयर मस्ट नॉट बी वैल्यू असाइन टू इंडिविजुअल असेट, यही तो कंडीशन था कि कोई भी वैल्यू एक असेट को नहीं असाइन करना है, पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, अंडरटेकिंग ट्रांसफर हुआ है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट और लाइबिलिटी फॉर द सोल purpose of payment of stamp duty, registration fees or other similar fees shall not be regarded। मतलब समझो आपने पूरा असेट ट्रांसफर किया है, पूरा का पूरा अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर दिया है, पर उसमें लैंड भी तो गया है, तो लैंड जब जाएगा तो गवर्नमेंट बोलेगी स्टैम्प ड्यूटी दो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने असाइन किया है वैल्यू, करेक्ट है, सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, ऐसा कोई टैक्स भरना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वैल्यू असाइन किया है। वैल्यू असाइन का मतलब हम बता रहे कि ये असेट इतने में बिकेगा। The undertaking must be sold as a going concern. There must be undertaking owned by assessee, उसका खुद का होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, तभी आपका स्लम सेल अट्रैक्ट होगा। और when one or more undertaking is transferred, then there has to be transfer of asset as well as a liability. If only asset are transferred and not the liability, will not be slum sale। मतलब अगर स्लम सेल माना जाना है वो टाइम पे जब आपका असेट तो ट्रांसफर हो ही रहा है, उसके साथ साथ लाइबिलिटी भी ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ एक चीज ट्रांसफर होगा तो नहीं माना जाएगा। फिर यहाँ पे वही बोला है कि 36 महीने से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म, 36 महीने उससे कम होगा तो शॉर्ट टर्म। कैपिटल असेट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल, और अदर में भी नॉन डेप्रिशिएबल ही आता है। नेट वर्थ में क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ, वो वाली बात है जो मैंने बताई थी। ये स्टार मैंने क्या लगाया है, रीवैल्यूएशन जो है वो आपको इग्नोर करना है। नेटवर्थ की कंप्यूटेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कैपिटल गेन टैक्स पेएबल, बिकॉज ठीक है ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वही लिखा है, तो ये सब चीज़ें हो गई।
ये एक केस लॉ दिया है, केस लॉ में सिर्फ इतना बोला था कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कब माना जाएगा, तो ये केस लॉ में इतना ही बोला है। 36 महीने वाला जो कंसेप्ट था ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अंडरटेकिंग मोर देन 3 years, करेक्ट है। तो चलो ये सब ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एबीसी लिमिटेड, अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, हैज 2 units। एक एबीसी लिमिटेड है जिसके 2 यूनिट है, एक एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में, दूसरा एंगेज है सर्विस में। 2 यूनिट है, एक मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट है, एक सर्विस में इन्वॉल्व है। एज द कंपनी प्लानिंग टू रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनी, इट हैज डिसाइडेड टू सेल इट्स सर्विस यूनिट एज अ गोइंग कंसर्न। अपना जो सर्विस यूनिट है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, मतलब स्लम सेल आ सकता है, बाय वे ऑफ स्लम सेल, ठीक है। ₹38,500, तो ये लमसम कंसिडरेशन हो गया, तो ये क्या मान लिया जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। टू अ न्यू कंपनी कॉल्ड XYZ लिमिटेड इन विच इट होल्ड 74% ऑफ इक्विटी शेयर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड दिया हुआ है। तो अभी देखो अपने को सिर्फ सर्विस सेक्टर से काम है, क्योंकि सर्विस सेक्टर ट्रांसफर हुआ है। एक ये 20,000 से काम है, एक 11,000 से काम है, और एक ये 3,500 से काम है, और एक ये 9,000 से काम है, करेक्ट है। अपने को सिर्फ इतने से काम है, तो अपने को देखो 38,500 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दिया हुआ है। ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर एक्सपेंस कुछ नहीं है, तो वो नील हो जाएगा, तो नेट कंसिडरेशन भी 38,500 हो जाएगा, करेक्ट है। अभी इसमें से रिड्यूस होगा, क्या रिड्यूस होगा सर, नेट वर्थ रिड्यूस होगा। तो नेट वर्थ के लिए अपने को क्या करना है, देखो अगर डेप्रिशिएबल एसेट होगा तो उसका क्या लेना है, अपने को WDV लेना है, जो कि नीचे दिया होगा। और अगर कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसका अपने को क्या लेना है, उसका बुक वैल्यू लेना है, लाइबिलिटी का बुक वैल्यू लेना है। मतलब ये तो 9,000 ही लेना पड़ेगा, बाकी का आगे देखते हैं। तो द सर्विस यूनिट इज इन एग्जिस्टेंस सिंस May 2015। अभी 2020-21 चल रहा है, 2015 मतलब 3 साल से ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। Second point, fixed asset of service unit includes land which was purchased at 4,000 in 2012 and revalued at 6,000 on March 21। ये देखो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की है। ये जो 20,000 है ना, इसमें से 6,000 रुपया ऐसा कंसिडर्ड है जिसका पहले वैल्यू 4,000 था, 4,000 रुपीज था, उसको क्या किया गया है, रीवैल्यू किया गया है और 6,000 रुपया किया गया है। तो ये 20,000 में से 6,000 को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, करेक्ट है, क्योंकि ये आपका रीवैल्यूड फिगर है। और ये जो 4,000 है ये आपका क्या माना जाएगा, ये आपके कॉस्ट में, नेटवर्थ में, असेट में आ जाएगा एज अ बुक वैल्यू, क्योंकि लैंड जो होता है वो नॉन डेप्रिशिएबल होता है। तो ये बुक वैल्यू पे आ जाएगा 4,000 रुपीज, और ये कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा, करेक्ट है। मतलब 6,000 रिड्यूस कर दो क्योंकि ये रीवैल्यूड फिगर है, और 4,000 वापस ऐड कर दो। बेसिकली बात इतनी ही है, पर मैंने अलग इसीलिए रख दिया क्योंकि ये 4,000 को अपने को क्या करना है, ऐड करना है। और ये 14,000 का अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, और ये 6,000 चला गया, ठीक है। उसके बाद फिक्स असेट ऑफ सर्विस यूनिट एट ₹14,000, जो 20,000 में से 6,000 रीवैल्यूड फिगर को रिड्यूस कर दिया, उसके बाद कितना बचा, 14,000 रुपीज बचा। वो क्या है, WDV है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पर इनकम टैक्स के हिसाब से वो WDV कितना होना चाहिए, 9,000 होना चाहिए। बुक में 14,000 दिया है, एक्चुअल 9,000 होना चाहिए। और अपने को प्लांट एंड मशीनरी वगैरह कितने पे लेना है, WDV पे ही लेना है। तो अपने को एक तो ये 4,000 आपका बुक वैल्यू पे ऐड होगा, और यहाँ पे 14,000 ना होके 9,000 रुपीज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि वो एक्चुअल WDV है। 4,000 और 9,000, ये 13,000 है, ये 11,000 है, और ये 3,500 है। तो ये जो भी चारों अमाउंट का टोटल आपका एसेट का टोटल हो जाएगा, उसमें से ये लाइबिलिटी का 9,000 रिड्यूस कर दो तो आपका नेटवर्थ आ जाएगा। ये समझ गया ना, ये वाला कंप्यूटेशन बड़ा ही सिंपल है। फिक्स असेट में से 2 पार्ट दिए हैं, एक लैंड का पार्ट दिया है, एक अदर पार्ट दिया है। लैंड का रीवैल्यूड फिगर 6,000 है, तो उसको रिड्यूस कर दिया और 4,000 ऐड कर दिया। और ये 13,000 है, 13,000 की जगह 13 नहीं था, जो भी था 14,000 था, पर एक्चुअल 9,000 है, तो 14 निकाल दिया, 9 ले लिया, तो ये टोटल 13 होता है। इज इट ओके? तो आंसर देखेंगे तो नेटवर्थ कैसे निकाला है, देखो 9,000 आपका डेप्रिशिएबल एसेट, 4,000 लैंड, 11,000 और 3,500 तो बुक वैल्यू ही है, और यहाँ पे भी ये 9,000 बुक वैल्यू है। तो ये चारों का टोटल, इसमें से ये रिड्यूस कर दिया तो 18,500 रुपये आपका नेटवर्थ आ गया।
करेक्ट है। अभी जब हम कंपटीशन करेंगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 38,500 था, उसमें से 18,500 रिड्यूस कर दिया तो 20,000 रुपये आपका आंसर आ गया। अब आंसर लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले सेक्शन 50B का मेंशन करना जरूरी है कि स्लम सेल का मतलब क्या होता है, फिर स्लम सेल का कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, लमसम कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, फॉर कंपटीशन ऑफ नेटवर्थ डेप्रिशिएशन, वो सब अलग अलग लेना है, मतलब आपको प्रॉपर तरीके से लिख देना है, ठीक है। आज का लेक्चर डन। आज ही शायद एक और मैं यहाँ से पीछे से कोई चैप्टर जो छोटा है अमालगमेशन टाइप या डीमर्जर टाइप वो मैं आपको करा दूंगा अभी। तो आपको डेली मिलेंगे अभी मेरी तरफ से, और अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो ये चैनल को तो फ्रेंड्स को सजेस्ट कर देना। और तो क्या, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।